अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं। पनामा केस का फैसला अगले चंद दिनों में मुतवक्के है। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पनामा केस की आखिरी समाअत की और फैसला महफूज कर लिया और वाज़ेह भी कर दिया कि केस की नौयत को देखते हुए मुख्तसर फैसला मुमकिन नहीं, इसलिए तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। और अब यह फैसला तवक्को जाहिर की जा रही है कि जल्द आ जाएगा, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की सियासत में हलचल मचा देगा, सियासी मैदान गर्म हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम 1 साल पहले ही शुरू हो जाएगी, बल्कि शुरू हो चुकी है। बड़ी सियासी जमातों ने कमर कस ली है। नवाज शरीफ सिंध में है, जरदारी पंजाब में, साथ ही आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी सफबंदी का भी इशारा किया। मगर तहरीक इंसाफ पनामा केस के फैसले के बाद सड़कों पर आएगी, अवामी राब्ते की मुहिम चलाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ देगी या नहीं, ये मुश्किल नजर आता है। तो जरदारी साहब क्या नई सफबंदी में तहरीक इंसाफ को भी साथ शामिल कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने आज सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया जिससे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से जरदारी पंजाब में है, मैच फिक्सिंग के 2 माहिरीन के दरमियान नूरा कुश्ती उरूज पर है। ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया और पीपल्स पार्टी तैयारियां कर रही है। पीपल्स पार्टी को भी पनामा के फैसले का इंतजार है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सियासी सफबंदियों पर मुशावरत तेज करने का फैसला किया है, मगर इसे हतमी शक्ल पनामा केस पर फैसले के बाद दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को हिदायत की है कि तंजीम साजी कर लें और पनामा लीक्स पर फैसले के बाद पूरा मुल्क में मुतहर्रिक हो जाएं। अपनी हतमी सियासी हिकमत अमली पनामा लीक्स फैसले के बाद सामने लाएंगे। तो जहां इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि अवामी राब्ता का मुहिम सड़कों पर मामला होगा, 2017 में इंतखाबात तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही है कि वो देख रही है, वहां जरदारी साहब भी अब इस बात से मुंसलिक कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कि पनामा केस का फैसला क्या आएगा। और वो कहते हैं कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ दिन इंतजार करें। बिलावल यही हैं, वो भी यही रहेंगे और मैदान सजेगा तो मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिर्फ यही नहीं, साबिक सदर पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी शिकायत भी किसी हद तक दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाब चैप्टर को शिकायत रही है कि नून लीग के साथ मुफाहमत की सियासत का नुकसान हो रहा है, इसलिए मुफाहमत तर्क करके नून लीग को टफ टाइम दिया जाए। कल साबिक सदर ने रावलपिंडी और सरगोदा के पार्टी ओहदेदारों और टिकट होल्डर से खिताब करते हुए कहा कि 4 बरस की मुफाहमत का दौर खत्म हुआ, ये साल मुजाहमत का होगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तमाम पार्टी ओहदेदारों, कारकुनों और जियालों को खुली इजाजत है कि वो पार्टी पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। बिलावल भुट्टो बाइख्तियार चेयरमैन हैं। बिलावल की जवानी और उनका तजर्बा एक नई ताकत पैदा करेगी जो पार्टी को दोबारा ऐवान इख्तिदार में ले जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी का अगला जलसा वजीर दाखिला चौधरी निसार के हल्के चक्री में होगा। इससे पहले जब 2013 में इख्तिदार मुंतकिल हुआ तो साबिक सदर जरदारी ने यकीन दिलाया कि अब सियासत 5 साल बाद होगी। मैं कहता हूं कि रिकन्सिलिएशन की आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है, सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। मगर अब 4 साल बाद जरदारी साहब सियासत कर रहे हैं। मगर इन 4 सालों के दौरान भी खबरें आती रही कि पीपल्स पार्टी पंजाब खुश नहीं है इस मुफाहमत की सियासत से और इस बात पर शिकायत करती है कि पार्टी का स्पेस जा रहा है। अब जरदारी साहब जब एक्शन में हैं तो क्या PTI जब कह रही है कि पनामा के बाद वो भी अवामी राब्ता मुहिम करेगी तो एक नया अलायंस बन के नून लीग पर प्रेशर डाला जा सकता है? PTI चाहती है 2017 में इंतखाबात हो, क्या पीपल्स पार्टी को मिलाकर आगे बढ़ा जा सकता है और किस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डालेगी? पहले पूछते हैं PTI से, नून लीग से उनका मामला पूछेंगे और पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। मुझे साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, जाहिर है सड़कों पर और अदालत में पनामा का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ही इसको जिंदा रखा, मामला अदालत तक गया। अब जबकि बहुत ज़्यादा जरदारी साहब कह रहे हैं, पार्टी को एनर्जाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पनामा के बाद सड़कों पर होंगे। आपकी पार्टी चाहती है 2017 में इंतखाबात हो, इसके लिए कैंपेन करती रही है। कोई है कि जब वो सफबंदी की बात कर रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी की दफा फिर मिलकर हुकूमत पर प्रेशराइज कर सकें? पहले तो पीपल्स पार्टी ने आपस में तय करना है कि वो चाहते क्या है। वो 2 महीने अपोजिशन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर 3 महीने हुकूमत के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं, फिर 2 महीने इधर आते हैं, फिर 3 महीने उधर जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो आखिर चाहते क्या है। जो ही पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को सुधार लेगी और एक नुक्ते पे पहुंच जाएगी कि वो आखिर चाहते क्या है, उसके बाद वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा देंगे तो उस पर देखेंगे। यानी इस दफा भी जब जरदारी साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, एक्टिव भी हो गए हैं, पार्टी वो खुद पंजाब में भी हैं,
मियाँ साहब रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उन्हें सिंध में आके, तो इस दफ़ा भी आपको यकीन नहीं है कि वो एक क्लियर एजेंडा रख रहे हैं और टफ टाइम देने वाले हुकूमत को? जरदारी साहब के ऊपर तो खैर यकीन उनकी अपनी पार्टी के लोग भी नहीं करते हैं। हमने देखा कि जो बिलावल भुट्टो के साथ खुद किया पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब ने, और जिस तरह से उनको लॉन्च करना, और वो बिल्कुल एक तमाशा ही बन गया उनके अंदर। जो वो नवाज शरीफ साहब के साथ 1 महीने के लिए जो है वो औखा बोलते हैं, फिर जो है वो 2 महीने, और जिस तरह हमने देखा है कोई उनकी पॉलिटिक्स की कोई ना सर है ना पैर है। वो समझते हैं कि वो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, लेकिन देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी जो एक चारों सूबों की जंजीर थी, जिस तरह उसका बेड़ा गर्क हुआ, जिस तरह से वो एक सिर्फ अंदरूने सिंध की एक छोटी सी पार्टी बन के रह गई, उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो जरदारी साहब ही को जाता है। और सब साथ में मुझे ये बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया, खान साहब कह रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम होगी, कैंपेन मोड में चले जाएंगे अगले इलेक्शन की तरफ, तो आपकी तो जो लीगली प्ली थी वो था कि नवाज शरीफ साहब को ख़त्म उनकी हुकूमत की जाए और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। अगर वो लीगल प्ली के मुताबिक फैसला नहीं भी आता तो भी आप समझते हैं कि आपकी सियासी फतह होगी, फिर भी कैंपेन कर रहे होंगे, या नहीं आया फैसला खिलाफ आ गया लीगल प्ली के तो जाके आवाम से ये कह रहे होंगे अवामी राब्ता मुहिम में कि हमसे गलती हो गई? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हकायक से कितना बाहर हो सकता है। क्या वो कहेंगे कि ये प्रॉपर्टीज नहीं है, और ये पीटीआई ने कोई एलेज किया है कि प्रॉपर्टीज तो एडमिटेड है। क्या आपको लगता है कि कतरी खत जो है वो कोई भी जो नॉर्मल आदमी है वो इसके ऊपर यकीन कर सकता है कि कतरी एविडेंस जो है वो सही है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, उम्मीद जो हमें होनी चाहिए और जो हम रखते हैं, और जो जिसका एक कह लें कि जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि कम से कम जो एक नॉर्मल इंसान जिस तरह सोचता है उससे कितना बाहर सोच सकते हैं। जाहिर है कि वो उसके अंदर ही रह के सोचते हैं, कानून के मुताबिक जो है उनका एक फैसला जो है, और वो कितना हकायक से बरक्स हो सकता है। मगर माज़े के साथ खान साहब का जब वो धांधली वाला मामला था तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए, दोबारा इलेक्शन हो। मगर जब जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया और खान साहब बार बार कहते रहे मैं फैसला मानूंगा, तो उन्होंने जो खान साहब की प्ली के मुताबिक नहीं दिया, तो खान साहब कहते भी हैं कि मैं फैसला मानता, और फिर ये कहते भी हैं कि नहीं जी वो मामला था, ये मामला था, और जो ऑब्जर्वेशंस थे कि हाँ जी मेरी बात सही साबित हो गई, तो यही कर रहे होंगे कि प्ली के मुताबिक ना भी फैसला आया कि हाँ जी मेरी बात सही साबित हो गई, हमें फतह हासिल हो गई, यही कर रहे होंगे खान साहब जो जुडिशल कमीशन के फैसले की बात किया। देखिए, 40 ऑब्जर्वेशंस हैं उस फैसले में जो इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की, वो 40 इंप्लीमेंट अब भी नहीं हुई हैं। और एक जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का, वो तो उसमें मनवान तस्लीम किया गया, और इसके बारे में तो बात तय थी कि वोटर जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। कॉन्सिक्वेंसेस की आप बात कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो इलेक्शन उसको नल एंड वॉइड करने का था। इस इलेक्शन में उस इलेक्शन से नल एंड वॉइड करने की बात नहीं हो रही है। इसमें एक शख्स का जो मामला है, एक फैमिली का जो मामला है वो सामने है, और देखना यह है कि जो मुल्क है उसका आइन और कानून बालातर है या एक शख्स या एक खानदान बालातर है। तो उम्मीद यही है कि हमें कि लगता है तो यही है कि जो आगे मामला बढ़ेंगे वो इन्हीं 3 जो नुकात हैं उनके मुताबिक बढ़ेंगे। जो पनामा पेपर्स का फैसला है वो उम्मीद तो यही है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान के लोग सोचते हैं वैसे ही आएगा, और पीटीआई तैयार है हर किस्म के फैसले के एहतराम के लिए, कोई मसला नहीं। पहले भी फैसला माना था, अब भी फैसला मानेंगे और उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाएंगे। बहुत शुक्रिया फौजी साहब, कह रहे हैं कि फैसला मानेंगे, उसके मुताबिक से हिकमत अमली बनाएंगे। पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं तैयार इस मामले में कि पीपल्स पार्टी की कोई हतमी इस वक्त पॉलिसी है। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, जाहिर है आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने पार्टी को पंजाब में अलाइव रखने की भरपूर कोशिश की है, बल्दियाती इंतखाबात तक में कोशिश की है, नहीं है तहरीक इंसाफ को भरोसा। खान साहब कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती के माहिर हैं, मैच फिक्सिंग के 2 माहिरीन हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब। आपको खुद यकीन है कि ये बड़ी हतमी पॉलिसी है अब पार्टी की कि 1 साल तक टफ टाइम देना है हुकूमत को? शुक्रिया शाहजेब साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपनी तरह की जमात है और पूरे मुल्क में इसके अपना वजूद मौजूद है। एक इलेक्शन में इलेक्शन लूज़ कर जाने से कोई जमातें ख़त्म नहीं हो जाया करती। अगर यही इंडिकेटर हो तो 2002 में मियाँ साहब की जमात के पास तो सिर्फ 14 सीटें थी, खान साहब के पास शायद 1 ही सीट थी अकेली अपनी। उतार चढ़ाओ, बहरहाल एक मुश्किल वक्त, बिल्कुल हम बार बार ये कहते रहे और कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है। हम अपनी रीऑर्गेनाइजेशन में हैं,
रीऑर्गेनाइजेशन अपने कारकुनों की मर्जी से कर रहे हैं। बिलावल साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं, जरदारी साहब का एक्सपीरियंस भी साथ काम कर रहा है। हमें खान साहब से या मियाँ साहब से या किसी और दानिशवर या किसी और कौमी लीडर से इसकी सनद की ज़रूरत तो नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। ये सनद तो पाकिस्तान के अवाम ने देनी होती है। हाँ, खान साहब का तो इंटरेस्ट हमारे खिलाफ है, हमारा उनके खिलाफ है। इसी तरह ये जो पनामा का मामला है, मतलब जो पनामा का मामला है, चाहे वो सड़कों में हो या पार्लियामेंट में हो या फिर अदालत में हो, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने मिस किया है और खान साहब को पूरा का पूरा तहरीक इंसाफ को मौका दिया है आपने सियासी स्पेस गेन करने का? ना आप अदालत गए, ना पार्लियामेंट में उस तरह उठाया, ना सड़कों पर उस तरीके से उठाया, और खान साहब ने तीनों मुहाजों पर इसको बहुत ज्यादा गेन किया। देखिए शाहजेब, एक बात तो पहले यह है कि ये जरूरी नहीं है कि अपोजिशन सिर्फ वो है। जिस तरह इस वक्त हमारे मीडिया में पेंट किया जाता है कि जो जबान, जो लहजा पीटीआई और इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वो अपोजिशन है, और जो तरीकाकार वो इख्तियार कर रहे हैं वो अपोजिशन है। हालांकि उनको जो इलेक्शन की धांधली वाला पूरा उनका धरना था उसमें वो फेल हुए, हमारी बात नहीं मानी और उनको कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको खाली हाथ लौटा दिया कि ये सिस्टमेटिक धांधली नहीं है। अगर वो हमारी बात मान के चलते तो तारीखी तौर पे साबित है कि जितने हल्के हमने खुलवाए थे उन सब में से वाज़ेह धांधली के सबूत मौजूद थे और अदालतों को मानना पड़ा। वो इलेक्शन भी नल एंड वाइट हुए। खान साहब ने हमारी बात नहीं मानी, सड़कों पे जरूर आए, लेकिन अल्टीमेटली नाकामी हिस्से में आई। मगर कार साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर पनामा के बाद जरदारी साहब स्ट्रेटजी बनाएंगे, पनामा का जो भी फैसला है अगर शरीफ खानदान के खिलाफ भी आए, पीपल्स पार्टी कैसे गेन करेगी? जो भी फैसला आएगा इमरान खान ही गेन करेंगे ना, कैंपेन उनकी थी सारी, आप कैसे गेन करेंगे उससे जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे? जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो शाहजेब ये है कि स्ट्रेटजी वो नहीं होती जो आप पहले से वाजे कर दें। यकीनन आपकी कोई स्ट्रेटजी आपके ज़हनों में ख्याल होंगे ना, आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कई चीज़ों पे हमने भी अपनी होमवर्क किया है, मुस्लिम लीग ने भी अपना होमवर्क किया होगा, खान साहब ने भी किया होगा। खान साहब मुनासिब समझते होंगे कि वो आवाम के साथ शेयर कर लें अभी से, वो कबल अज़ वक्त, पता नहीं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हमें तो नहीं पता कि अदालत से क्या फ़ैसला आएगा। हम आज भी समझते हैं कि खान साहब ने जो रास्ता इख्तियार किया अदालत के अंदर जाने का, वो मुनासिब नहीं था। हम जब तक वो कानून पास ना हो जाता जो उनके मेंबर्स ने भी साइन किया, जो सेनेट से पास हुआ है, और एक कमीशन, अगर उस कानून के बगैर एक कमीशन चला जाता है और वो कमीशन वहाँ से वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ उन मुल्कों के अपने कवानीन के, तो फिर खान साहब के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। और मियाँ साहब के हाथ साफ ना होते हुए भी वो आवाम के सामने अपना वावेला कर लेंगे। सो पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान के अंदर, मीडिया के अंदर, हम अदालत में नहीं गए क्योंकि हमारा मौक़िफ़ अदालत में जाने का नहीं था, लेकिन जितने ज़ोर से मुकदमा पीपल्स पार्टी ने मीडिया में लड़ा, हमने शोर शायद कम किया होगा, हमने शायद लड़ाई कम लड़ी होगी, लेकिन मुकदमा जितना चौधरी एतजाज अहसन ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने बेहतर लड़ा शायद और किसी का नहीं है। एतजाज अहसन साहब ने लड़ा, समझते हैं एतजाज अहसन साहब ने लड़ा, मगर जाहिर है वो पार्टी की लीडरशिप की पोजीशन थी। मगर कायरा साहब, एक बात जाहिर है, आप मुतादिद दफ़ा हो चुका है कि आप मेरे साथ शो में आए और हमने बार बार आपसे ये सवाल किया, हालांकि जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती कि पार्टी कैसे रीऑर्गेनाइज होगी, कि आप कहते हैं पार्टी से कि सिंध में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और आपने मुतादिद बार कहा कि हाँ जी हम चाहते हैं कि सिंध में परफॉर्मेंस बेहतर हो। मगर अब जब आए हैं जरदारी साहब, हर जगह से ताने कराची के डेवलपमेंट के, कूड़े करकट के पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है, एक अच्छी स्मूथ ट्रांजिशन आपके दौर से हुई और एक इंशाल्लाह स्मूथ ट्रांजिशन अब होगी अगले दौर में, और अगली हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में इलेक्शंस के, तो अब गवर्नेंस की बुनियाद पर हो रही है, आपको एक साल में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा करके जरदारी साहब को कि देखें ये है जो हमने सिंध में किया, ये हम पंजाब में करेंगे, वरना आपको ताने पड़ते रहेंगे। बिल्कुल बात दुरुस्त है, कोई दूसरी राय नहीं है। यकीनन मीडिया इस वक्त जो कुछ दिखा रहा है, एक तो ये एक न्यूट्रलिटी बहाल करनी मीडिया की कितनी आप बहाल रख सकते हैं, ये एक सीरियस सवाल है। पिछले 5 साल इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदालत में बैठ के, और बहुत सारे बड़े मीडिया ने मीडिया के तौर पे जो उस हुकूमत के साथ सलूक किया, जितने मुकदमे बनाए मीडिया के अंदर या अदालतों के अंदर, वो क्या थे, उनके अंदर हकायक क्या थे, परसेप्शन कैसे डेवलप किया गया, ये एक और सवाल है। इसके ऊपर अभी बहस नहीं करते, मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूं। मतलब 5 साल ये बात दुरुस्त है। सिंध हुकूमत की बात कर लें, चलें 4 साल में जब नहीं है इफ्तिखार चौधरी साहब, तो मैं कह रहा हूं वो आपके आड़े आ रही है। मैं अभी उसी पे आने लगा हूं कि एक परसेप्शन वो है जो हकायक के मुताबिक नहीं है। मसलन मुझे आपके चैनल्स पे बैठ के, सिर्फ एक पे नहीं, आपके चैनल्स पे बैठ के बहुत दफ़ा ये भी सुनने को मिला कि आपने आइन तो ठीक कर दिया लेकिन इससे पाकिस्तान के लोगों का पेट तो नहीं भरेगा।
मुझे नहीं समझ आई कि अगर आइन से पेट नहीं भरेगा, आइन से निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, तो फिर किससे निज़ाम दुरुस्त होगा। सो ये एक परसेप्शन जो खड़ा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो मुकदमे हम पे बनाए, अजब करप्शन की गजब कहानियां जो घड़ी गई, वो किधर गई? लेकिन उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल उसको एक तरफ रख लीजिए। सिंध गवर्नमेंट के अंदर, आप कराची के रहने वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं, बिल्कुल कराची की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैं अगर कहूँ कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल गलत बात। लेकिन कराची में सिर्फ क्या पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, या वहाँ पे एक शहर के अंदर MQM भी है, बाकी लोग भी हैं? पीपल्स पार्टी का वहाँ शेयर कितना है, और गवर्नमेंट और वहाँ का जो तनाव है वो जमातों का। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू हो रही थी। आप ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वो इस पूरे सिनेरियो में क्या कर रही है। एक ब्रेक के बाद जहां पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा केस के फैसले से अपनी जो सियासी स्ट्रैटेजी है उसे मुंसलिक कर रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। और इमरान खान तो कह ही चुके हैं कि अवामी राब्ता मुहिम बाकायदा तैयार है। इलेक्शन कैंपेन में चली गई हैं जमातें। नवाज शरीफ साहब भी मुसलसल एक कैंपेन में नजर आते हैं। 3 दौरे कर चुके हैं 1 महीने में सिंध के। किस लिए है ये? पनामा केस के मुमकिन आउटकम की वजह से, या वाकईतन 2018 के इंतखाबात की तैयारी की वजह से? तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। मुसलसल इमरान खान साहब भी बाहर हैं, तहरीक इंसाफ वाजे कर चुकी है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। पीपल्स पार्टी कहती है, रज़ाई साहब कहते हैं कि पनामा केस के बाद उसको ऐलान किया जाएगा। ये इलेक्शन को लेकर है जो मियाँ साहब आजकल इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, मुसलसल बयानात का सिलसिला है, या फिर कोई भी जो मुमकिन फैसला आए, खिलाफ ना आ जाए, जल्दी इलेक्शन ना हो जाए और बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग आपके खिलाफ ना हो जाए, उसको लेकर है जो इस वक्त बाहर हैं नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये ना इस फैसले के, यानी ये फैसले की वजह से ये सारे दौरे और सारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह, ये सब कुछ नहीं है। ना अर्ली इलेक्शन का कोई चांस है, ना -1 वो जो लोगों की ख्वाहिश है चंद एक की, जो हमसे सियासी तौर पर भी हारे हुए हैं और परफॉर्मेंस पर भी हमसे हारे हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, वो उनकी शायद ये ख्वाहिश हो या जहन में हो कि ये अर्ली इलेक्शन होगा या कोई इस फैसले से कोई -1 होगा। हमारे प्रोजेक्ट जो है मैच्योर हो रहे हैं और यकीनन अब इलेक्शन जो है वो आने वाला है। पाकिस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क है, हर एक तक पहुंचना, हर ज़िले तक पहुंचना, हर अपनी तंजीम तक पहुंचना, अपने प्रोजेक्ट्स की पॉलिटिकल माइलेज लेना, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उसका किया है। इसका पनामा के फैसले से कोई लिंक नहीं है। अगर आपका नहीं है लिंक तो जाहिर जो भी फैसला आए तहरीक इंसाफ तैयार है। ऑब्जर्वेशन जिस किस्म के आए जजिस की तरफ से, वो जाहिर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कोई बहुत अच्छे नहीं आए, उनके एविडेंस के हवाले से भी बहुत अच्छे नहीं आए, मगर शरीफ खानदान के लिए भी बहुत अच्छे नहीं आए। अगर उनकी प्ली के मुताबिक फैसला नहीं भी आता और मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उसके बावजूद आपको भरपूर अंदाज में सियासी डैमेज करने के लिए तैयार हैं उन जो भी ऑब्जर्वेशन थे उसकी बुनियाद पर। तो अगर आपकी हुकूमत गिराने को तैयार ना भी हो तो आपको सियासी तौर पर नुकसान तो पहुंचाएंगे इमरान खान। देखिए खान साहब हमेशा शिकस्त के बाद उसमें से इखलाकी फतह ढूंढते हैं, वो इस दफा भी इसी तरह ढूंढेंगे। उन्होंने धांधली वाले मामले में भी इसी तरह से वहां से फतह निकाली थी और अब भी जब वो फैसला आएगा वो खुद जानते हैं कि उनका केस इस काबिल नहीं है कि उसका फैसला मियां नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई असरअंदाज हो सके या इस तरह का फैसला आ सके जिससे शरीफ फैमिली और नून लीग को नुकसान हो सके। ये लोग क्योंकि केस लड़ते रहे, इन्होंने केस बनाया है, डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट, गैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स, और फिर कोई ऐसा सबूत नहीं। ये ना केस कानूनी नहीं था, ये मॉरल केस नहीं है, ये केस है सियासी। ये वो कुव्वतें हैं खुसूसन इमरान खान जो 2013 में हमसे शिकस्त खाई। मैंने जैसे कहा ये मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतों में है, इन्होंने परफॉर्मेंस से हमसे शिकस्त खाई। जब इन्होंने देखा कि वो नून लीग जो परफॉर्म कर रही है, जो वादे पूरे कर रही है, उसको एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं या कुछ ऐसा करें कि शायद हम दरमियान में उनकी हुकूमत तोड़ सकें, तो ये एक ख्वाहिश उनकी थी, लेकिन उन्हें तकमील होती नजर नहीं आ रही। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, इसलिए इमरान खान साहब को ख्वाब आया, उन्होंने पनामा इजाद किया, फिर पनामा छपवाया, फिर लीक किया, फिर सुप्रीम, ये सारा का सारा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान ने पूरा का पूरा पनामा लेके आया ना, वरना तो पनामा आना नहीं था, इमरान खान ने किया अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सारा का सारा मामला। देखिए शाहजेब, पनामा पूरी दुनिया में आया, पूरी दुनिया में ये सारा एक हफ्ते के दरमियान दुनिया में को पता ही नहीं कि पनामा आया था या नहीं। हमारे यहाँ इसको 1 साल के करीब हो गया है।
यहां पनामा से लोगों ने सियासी मकासद निकालने की कोशिश की और यही कुछ इमरान खान ने किया। वो इमरान खान जिसका धरना नाकाम हुआ, जिसका सियासी तौर पर वो 2013 में हमसे नाकाम हुआ, मैं दोबारा कहूंगा परफॉर्मेंस में भी से पीछे नहीं, हमसे बहुत पीछे है। मगर तलाल साहब, एक ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पर जो इलेक्शन लड़ता है खुद जाके, आपको कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि जिस किस्म के ऑब्जर्वेशन थे, अगर इमरान खान की प्ली के मुताबिक फैसला ना भी आए, नहीं होते वजीर आजम डिस्क्वालीफाई, तो जिस किस्म के ऑब्जर्वेशन थे अगर उसमें से कुछ भी फाइनल डिसीजन का हिस्सा बनेंगे तो आपको पॉलिटिकली डैमेज करेंगे। जब आप अवाम के पास जाएंगे वोट मांगने 2018 में, तो वो आपके आड़े आएंगे, आपका मुखालिफ उसके खिलाफ कैंपेन बनाएगा, कोई आपको नहीं फर्क पड़ता? देखिए, ये अप्रैल जो पिछले साल अप्रैल के बाद तकरीबन 1 साल हो गया, लगातार मीडिया ट्रायल को हम फेस कर रहे हैं, लगातार इस तरह के इल्जामात को हम फेस कर रहे हैं। ये तमाम चीजें अवाम तक जा चुकी। इस दौरान बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए, इस दौरान बहुत सारे सर्वेज हुए, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस वक्त सियासी पोजीशन क्या है। मेरा ख्याल हर तज्जिया निगार, हर सियासत को समझने वाला ये कह रहा है कि 2018 में फिर एक दफा नून लीग जीतने जा रही है। अगर ये तज्जिया निगार कह रहे हैं, हमारे सख्त तरीन मुखालफिन कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पनामा ने वो पर्पस अपोजिशन का सर्व नहीं किया जो वो करना चाहते थे। तज्जिया निगार जो भी कह रहे हो, इलेक्शन से 1 साल पहले और इलेक्शन के बिल्कुल करीब के डायनामिक्स में फर्क होता है। 2013 से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लोग अलग ही बात करते थे जरदारी साहब के बारे में, साउथ पंजाब के बारे में, उनके जोड़ तोड़ के बारे में। फारिग हो गई पीपल्स पार्टी पंजाब में, तो इलेक्शन के करीब के डायनामिक्स अलग होते हैं और पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है। और मियां नवाज शरीफ साहब पहले अपनी तकारीर में सिर्फ इमरान खान साहब को टारगेट करते थे, अब जरदारी साहब को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रेशर फील कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का भी कि वो भी आपको डैमेज कर सकते हैं? देखिए, एक तो सिंध में जो भी कोई जाएगा वो यकीनन जब सड़कों की सूरत हाल देखेगा, स्कूल और हस्पताल देखेगा, जब वहां कूड़े से लेकर क्या क्या वो जो गवर्नेंस के हालात हैं वो देखेगा, तो लोग, जिम्मेदार लोग बिल्कुल उस पर बात करेंगे। और मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि ये जो सिंध है इसमें भी तब्दीली आनी चाहिए, इसमें भी परफॉर्म करने वाला आना चाहिए, इसमें भी किसी को लिवरेज नहीं मिलनी चाहिए या हालात की वजह से किसी को इतना फेवर नहीं मिलनी चाहिए। हम यहां पर भी उसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे जैसा कि इलेक्शन हम बाकी मुल्क में लड़ रहे हैं। ताजी साहब बहुत शुक्रिया, ताजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों जमातों का आपने मौक़िफ़ सुना। पनामा केस का फैसला बड़ा अहम है, उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी बनती है और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे इसके बाद। दहशतगर्दी का खात्मा इंतहा पसंदाना सोच के खात्मे से ही मुमकिन है और इंतहा पसंदाना सोच को मरकजी सियासी धारे में लाकर ख़त्म किया जा सकता है, मगर किन शराइत पर और किस तरह से? इस हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं और कोशिशें भी की जा रही हैं। 2 इंतहा पसंद जमातों ने मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कलदम जमात अहले सुन्नत वल जमात ने आईने पाकिस्तान के मुताबिक रियासत के साथ ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसके अलावा जमात दावा ने भी खुद को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर कराने का को वो तैयार नजर आती है वो जमात, ये ख्वाहिश। और इसके अलावा कुछ तजावीज़ कल इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के एक बंद कमरा इजलास में सामने आई, जिसमें अस्करी और इंसदाद दहशतगर्दी के माहिरीन और नेक्टा के साबिक और मौजूदा नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस तकरीब में हाफिज सईद के भाई और जमात दावा के मरकजी रहनुमा हाफिज मसूद ने भी जमात दावा को एक मुकम्मल सियासी जमात का रूप देने की आमादगी जाहिर की और कहा कि जमात दावा एक फलाही जमात से ज़्यादा सियासी जमात है। अगरचे उसे एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर नहीं किया गया, लेकिन ख्वाहिश है कि जमात दावा को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर कराया जाए और रजिस्टर हो। वर्किंग ग्रुप के सामने कलदम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सबसे ज़्यादा लश्कर जंगवी ने आजमाइश से 2-4 किया। ये अहमद लुधियानवी कह रहे हैं कि उन्हें, उनकी जमात को सबसे ज्यादा लश्कर जंगवी ने आजमाइश से 2-4 किया। लश्कर जंगवी के रवैये की वजह से 100-200 नहीं हजारों कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनना पड़ा। अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना अहमद लुधियानवी ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत ने उनसे मदद मांगी कि लश्कर जंगवी के सरबराह मलिक इसहाक और उसके साथियों को अपनी सोच से पीछे हटाने के लिए कोई किरदार अदा किया जाए। हमने अखलाकी, कानूनी, फिक्री और सियासी मदद फराहम कर दी। पंजाब हुकूमत की इमा पर लश्कर जंगवी की क़यादत से मेरी मुलाकातें कराई गईं। इन मुलाकातों में
मलिक इसहाक और उसके साथियों को असलहा फेंक देने पर आमादा किया और वो आमादा हो भी गए। इस मकसद के तहत मलिक इसहाक को अपनी जमात का नायब सदर भी नामजद किया, मगर बहुत कम वक्त में हमारे इस फैसले ने इंतहाई मनफी नताइज फराहम करना शुरू कर दिए। जमात वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक धड़ा मलिक इसहाक का और दूसरा मरकजी क़यादत का। मलिक इसहाक का धड़ा मुसलसल मुतालबा करता रहा कि मौजूदा क़यादत चूँकि अपने मिशन से पीछे हट गई है, इसलिए इसे मुअत्तल करके मलिक इसहाक को जमात का सरबराह बना दिया जाए, और ये खदशा पैदा हुआ कि जमात अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। इंतखाबात के दौरान हमारे रिवायती हलकों में मलिक इसहाक के धड़े ने अपने लोग खड़े करने की कोशिश की। हमारी जमात के पंजाब के सदर मौलाना शमसुर रहमान मुआविया को 6 दिसंबर 2013 को किसी और ने नहीं बल्कि लश्कर झंगवी ने कत्ल किया। ये खुद लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि जो सिपाह साहबा के अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा को लश्कर झंगवी ने कत्ल किया। अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अब सूरत हाल ये थी कि मलिक इसहाक को जमात में रखें तो आजमाइश बढ़ती जाती, ये कह रहे हैं लुधियानवी साहब, और अगर जमात से फारिग करें तो जमात की अंदरूनी कशमकश शिद्दत पकड़ती। 2014 के आगाज़ में अपनी जमात की मरकजी शूरा का इजलास बुलाया, जिसने इत्तफाक राय के साथ मलिक इसहाक की तमाम जिम्मेदारियां वापस लेते हुए उसे जमात से फारिग कर दिया। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा कि हालात जैसे भी रहे, रियासत का हमारे साथ जैसा भी रवैया रहा, हमने मगर रियासत के साथ खड़े होने का फैसला किया। रियासत ऐसी तंजीमों को रास्ता फराहम करे जो अपने दस्तूर और मंशूर में वाज़े तब्दीली ला चुके हैं और इस मुल्क कौम की खिदमत के लिए सरगर्म है। हमें कौमी धारे में शामिल होकर रियासत की पॉलिसियों के मुताबिक जमहूरी जिद्दोजहद में शरीक होने का बुनियादी हक और मौका फराहम किया जाए। दोनों जमातें अपना सियासी किरदार अदा करना चाहती हैं। इस हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के वर्किंग ग्रुप ने अपनी तजावीज़ में कहा कि पार्लियामेंट को चाहिए कि कौमी सतह पर कमीशन तश्कील दे ताकि वो इन वजूहात का जायजा ले सके जिनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, और तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वालों के लिए पॉलिसीज मुरत्तिब करे ताकि उनको कौमी धारे में शामिल किया जा सके। कमीशन इस बात का भी फैसला करे कि जिन अफराद में माजी में गलतियां की हैं, जिन अफराद ने, उन्हें माफ़ किया जा सकता है या नहीं। जिन तंजीमों को कलअदम करार दिया जाए इसको नेक्टा के ज़ेरे निगरानी एक इदारे के ज़ेरे निगरानी किया जाए। वर्किंग ग्रुप ने इस बात पर जोर दिया कि कौमी धारे में वापसी और बहाली का अमल आईने पाकिस्तान के फ्रेमवर्क से बाहर ना हो। ये तजावीज़ किस हद तक काबिल अमल हैं, इस हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सरबराह आमिर राना साहब से। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया, एक अहम इनिशिएटिव आपकी तरफ से, एक अहम डायलॉग, उसके बाद तजावीज़ भी दी गई हैं। ये बताइएगा, ज़ाहिर एक पास्ट है इन तंजीमों का, मलिक इसहाक हो, लश्कर झंगवी हो, लुधियानवी साहब हो, उनकी जमात हो, चाहे वो कौमी धारे में आने की बात कर रहे हों, एक माजी है जिसमें कत्लो गारत है, जिसमें एक फ़िरके से लड़ाई है, एक फ़िरके के ख़िलाफ़ फतवे हैं, नारे हैं, तकरीरें हैं, मौजूद हैं। ये हो सकता है, मुमकिन है आप लोगों की नज़र में कि ये कौमी धारे में आ सकें, जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सके? जी देखिए, मुमकिन तो है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी इंसदादे शिद्दत पसंदी के हवाले से काम हो रहा है, और उसमें रीइंटीग्रेशन, डिसएंगेजमेंट एक बड़ा अहम उनसर तस्वर होता है कि जो ग्रुप जो हैं तशद्दुद की तरफ चले गए, खा वो मजहबी, नजरियाती, सियासी बुनियादों की वजह से, उनको कैसे मरकजी धारे में लाया जाए। उसके फायदा ये होता है कि बाकी जो लोग वो जो इंस्पायर हो रहे होते हैं इस किस्म की तहरीकों से, एक तो उनके लिए रास्ता रुक जाता है, दूसरा फिर इनके अंदर से जो पुरतशद्दुद एलिमेंट है उनको अलग करना रियासत के लिए आसान हो जाता है। पाकिस्तान का मंजरनामा खासा कॉम्प्लेक्स रहा है इस हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली आपको रीइंटीग्रेशन और डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर, हमारे इल्म के अंदर है, नेशनल एक्शन प्लान के बाद से इंसदादे शिद्दत पसंदी की पॉलिसी की बात हो रही है। उसके कई इनिशिएटिव भी लिए गए, हुकूमती सतह के ऊपर उसकी काविशें भी हो रही हैं, लेकिन मसला यहाँ पे दरपेश रहता है कि वो कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो बाअमल हैं और जिनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। उस सिलसिले में ये मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। उसमें एक ये था कि जिन लोगों को हम रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्या वो खुद भी इसके लिए तैयार हैं? क्या वो समझते हैं कि एक मरकजी धारे में आके वो तशद्दुद की जो एक रवायती सिलसिला था उससे हट जाएंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे? तो ये इंतहाई खुश आइंद बात है कि जमात दावा है
और जमात अहले सुन्नत वल जमात है, इनकी मरकजी क़यादत कहती है कि वो पाकिस्तान के मरकजी धारे के अंदर आना चाहते हैं। और वो जो ये बताइएगा अपनी ख्वाहिश के अलावा, क्योंकि ज़ाहिर माजी है, जिस माजी का हम जिक्र कर रहे हैं वो सारा अपनी जगह पर है, जो बुनियाद ही पड़ी है वो नफरत के नारों से और इन तमाम चीज़ों से पड़ी है, इनकी हो या कुछ दूसरी कलदम तंजीमें हो उनकी। तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश के साथ साथ इसमें रियासती दबाव कितना है कि जी इन्हें अंदाज़ा हो गया कि रियासत ने फाइनली पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद एक मौक़िफ़ क्लियर किया है कि जी अब किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, किसी भी किस्म की नफरत, हेट स्पीच नहीं बर्दाश्त होगी। रियासत के क्या अपने भी असर है या खुद ही इनको एहसास हो गया और इदराक हो गया? नहीं, बिल्कुल, ये खुद से तो कभी भी किसी तहरीक को, उसकी क़यादत को एहसास नहीं हो सकता। जब एक पूरे अमल के अंदर शरीक हो तो जाहिर है कि रियासत के ही इक़दामात हैं जो एक पूरी फ़ज़ा बनी नेशनल एक्शन प्लान से पहले या उसके बाद, हम उसके पस मंजर में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल हुकूमती इक़दामात के नतीजे में ही ये क़यादतें मजबूर हुई हैं कि अब हमें वो रास्ता जो इन्होंने इख्तियार किया था उसको तर्क करना पड़ेगा और मरकजी धारे की तरफ आना पड़ेगा। कुछ तब्दीलियां इनके रवैयों में, इनके पॉलिसियों में हम देख रहे थे कि ग्रेजुअली आना शुरू हो गई थी। मेरा ख्याल है कि अगर कुछ लोग आना चाहते हैं, इस ग्रुप रीइंटीग्रेट होना चाहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग में आना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। हाँ, जो हमारी मशावरत थी उसमें कि ये मौका किसे देना चाहिए, तो इत्तेफाक ये हुआ कि ये काम बुनियादी तौर के ऊपर पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट के उसके एक कमीशन बने और तमाम हकायक को सामने रख के ये तय करे कि किस ग्रुप में ये पोटेंशियल है कि उसको रीइंटीग्रेट किया जा सकता है, किसमें नहीं है। ये कोई जर्नल किस्म की एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जनरल किस्म की एमनेस्टी ना हो, पार्लियामेंट फैसला करे कि किसको ये दिया जा सकता है और कौमी धारे में लाया जा सकता है। रियासत की पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है और इमरान साहब कह रहे थे एक खुशाइन बात नजर आती है इस हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरों पर बात करेंगे। लंदन में पार्लियामेंट के बाहर होने वाले दहशतगर्द हमले के हवाले से तहकीकात सामने आ रही हैं। नई बहस छिड़ गई है कि ये जो नया तरीका दहशतगर्दों ने अपनाया है कि हथियारों की रोकथाम हो जाए, बारूदी मवाद की रोकथाम हो जाए, उसके बावजूद एक गाड़ी लेके चढ़ दौड़ना और लोगों को मार देना, इससे कैसे निपटा जाए। बरतानवी हुकाम के मुताबिक अभी तक ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो कि हमलावर खालिद मसूद का ताल्लुक दाइश या अलकायदा से था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नायब कमिश्नर के मुताबिक खालिद मसूद किसी दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में नहीं था। वो जिहाद में दिलचस्पी रखता था, लेकिन पुलिस को इस हवाले से कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित होता है कि इसने हमले का मंसूबा किसी और के साथ शेयर ही नहीं किया था, इसने कार्रवाई तनहा की थी। नायब कमिश्नर के मुताबिक वेस्टमिंस्टर पुल पर गाड़ी के जरिए पैदल चलने वालों को कुचलने की कोशिश की गई और बाद में पुलिस एहलकार पर खंजर से हमला किया गया। हमले के दौरान मसूद ने कई अहम पहलुओं का ख्याल नहीं रखा, कोई माहिराना टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जो आमतौर पर दहशतगर्द करते हैं, और बज़ाहिर उस पर ज्यादा रकम भी खर्च नहीं की गई, जिससे साबित होता है कि खालिद मसूद ने यह कार्रवाई दूसरे हमलों से मुतासिर होकर की है, ना कि ट्रेनिंग लेकर। खालिद मसूद काउंटर टेरर पुलिस या बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी की फहरिस्त में भी नहीं था। ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन ने हमलावर खालिद मसूद की वालदा का बयान भी जारी कर दिया है और मसूद की वालदा ने अपने बेटे की इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह तो पता चल चुका है कि मसूद ने कहां, कब और कैसे ये जुल्म ढाया, लेकिन वो ये जानना चाहती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। मसूद ने दहशतगर्दी के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया। यूरोपीय ममालिक ने दहशतगर्द वाकयात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी सख्त की हुई है। सिक्योरिटी के लिए असलहे पर तो पाबंदी लगाई जा सकती है, बारूदी मवाद के इस्तेमाल को रोका जा सकता है, दाइश के शूबे में छानबीन की जा सकती है, लेकिन इस सोच को कैसे रोका जा सकता है जिसकी वजह से लोग दहशतगर्दी की तरफ माइल होते हैं। लोग दाइश के नजरियात से मुतासिर होकर ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। मसूद का दाइश से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो इसके नजरियात से कायल था और यही सोच यूरोप के लिए खतरा बन रही है। और मसला यह है कि अमेरिका में कार्रवाई के लिए अगर कोई किसी लिटरेचर से मुतासिर हो जाए तो हर एक को इजाज़त है कि वो गन रख सकता है, इसलिए वो बंदूक का इस्तेमाल करके लोगों को मार देता है। आए दिन वाक़यात होते हैं, कोई क्लब में जाके फायरिंग कर दी या दूसरे वाक़यात में फायरिंग कर दी, और दहशतगर्दी के अलावा भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं। लेकिन यूरोप में क्योंकि हर एक को गन रखने की इजाज़त नहीं है, तो अब दहशतगर्द इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम महज सिक्योरिटी बढ़ाने से नहीं मुमकिन नहीं होगी, बल्कि जहनों को बदलना होगा। यूरोप में एक नया रुझान शुरू हो गया है। दहशतगर्दी के वाक़यात में दहशतगर्दों के तरीक़ेकार में अचानक से तब्दीली आई है और एक नया सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें ना असलहा इस्तेमाल होता है, ना कोई धमाका खेज मवाद, बल्कि दहशतगर्द
ट्रक या किसी गाड़ी के जरिए अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं, लोगों पर चलता ट्रक चढ़ाकर उन्हें कुचल देते हैं। गुज़िश्ता बरस से अचानक ये सिलसिला शुरू हुआ जुलाई 2016 में। अब तक यूरोप में गाड़ी के जरिए 3 हमले हो चुके हैं और ऐसे वाक़यात को रोकना सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि मुश्किल है, एक चैलेंज है। गुज़िश्ता साल फ्रांस में भी ऐसा ही दहशतगर्दी का वाक़या हुआ 14 जुलाई 2016 को। फ्रांस के शहर नीस में कौमी दिन के तकरीबात में शरीक अफराद पर हमला हुआ और इस हमले में भी दहशतगर्द ने वारदात के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया और लोगों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 84 अफराद हलाक हुए। इसी तरीके से दिसंबर 2016 में जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में वाक़या एक क्रिसमस मार्केट में ट्रक के जरिए हमला हुआ और इस हमले के नतीजे में 12 अफराद हलाक हुए और इन हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। माजी में भी यूरोपीय शहरों में दहशतगर्द हमले होते रहे हैं, लेकिन इसमें हमलावरों का तरीक़ाकार रिवायती था। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में एक ही दिन 6 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए और दहशतगर्दों ने कंसर्ट हॉल, फुटबॉल स्टेडियम और रेस्टोरेंट्स को निशाना बनाया और फायरिंग करके, धमाके करके 130 से ज़ायद अफराद मार डाले। 7 जुलाई 2005 को बरतानिया में एक के बाद एक करके 4 खुदकुश धमाके हुए। यूरोप की सरजमीन पर यह पहली बार हुआ कि खुदकुश हमले हुए। इन हमलों में बरतानिया के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन ट्रेन और बस पर किए गए हमलों में 56 अफराद मारे गए, 700 जख्मी हुए। इस हमले में अलकायदा के 4 शिद्दत पसंद मुलविस थे। 11 मार्च 2004 को स्पेन के दारुल हुकूमत 4 ट्रेनों में बम धमाके हुए, जिसमें 191 अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तरीक़ेकार अलग है और ये सख्त तशवीश की बात है, क्योंकि सख्त सिक्योरिटी बढ़ाकर दहशतगर्दों को तो रोकना, धमाका खेज़ मवाद को नकारा बनाना मुमकिन है, लेकिन हथियार के इस्तेमाल किए बगैर किए जाने वाले इन शिद्दत पसंद हमलों को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहस हो रही है इस वक्त यूरोप में कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जो शिद्दत पसंदों का लिटरेचर है, उस तक रसाई लोगों की रोकी जाए और एक काउंटर नैरेटिव पर बात हो रही है कि वो लाया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए कि फौजी अदालतों में 2 साल तोसी के लिए आइन में 28वीं तरमीम का बिल आज सेनेट से भी मंजूर हो गया। बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी। वोटिंग में बिल की हिमायत में 78 जबकि मुखालफत में 3 वोट आए और अब सेनेट से मंजूरी के बाद 28वीं तरमीम का बिल सदर मुमलिकत के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद 6 जनवरी 2019 तक फौजी अदालतें बहाल हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।